आह, नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे मैं अभिनव द्विवेदी आपका स्वागत करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीजीईटी एंट्रेंस का फॉर्म आ चुका है और आपको पता है कि 5 मई से लेकर के 25 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इसके साथ-साथ एलएलबी के बच्चों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ हम आपके सामने आज ला चुके हैं। हमारे साथ पवन पांडे सर जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं और लीगल एप्टीट्यूड के सबसे बेहतरीन टीचर जो प्रयागराज में हैं। एक टीचर हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। लीगल एप्टीट्यूड सर आपको आज से पढ़ाने वाले हैं। आपने इसके पहले लीगल एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड के बहुत सारे लेक्चर कवर किए हैं। मैम ने भी आपको पढ़ाया है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लीगल एप्टीट्यूड के बहुत सारे सवाल आपको सॉल्व करवाएँगे। और पवन सर आज से आपको लीगल एप्टीट्यूड का जो बेसिक है, जैसे बीएनएस हुआ, आईपीसी हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हुआ, हिंदू लॉ हुआ, मुस्लिम लॉ हुआ, जो भी आपको लीगल की जो भी बेसिक चीज़ें हैं, वो आज से सर आपको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सर एक तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी किए हैं, एलएलएम भी सर का यहीं से हुआ है। सर लगातार मेंस लिख रहे हैं और इस समय अधिवक्ता भी हैं हाई कोर्ट में। और इस तरीके से कम इनका 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस इस टीचिंग के क्षेत्र में रहा है। तो सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और ये बहुत ही अच्छा संयोग है कि आपके लिए अब लीगल एप्टीट्यूड एकदम हलवा हो जाएगा। तो अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे कि अभी सर आपको आज से लीगल पढ़ाएँगे। सर 25 सवाल लीगल एप्टीट्यूड के आते हैं बच्चों के लिए, आपके एलएलबी के पेपर में। 150 सवाल टोटल आपके एंट्रेंस में आते हैं। 25 जनरल हिंदी, 25 जनरल इंग्लिश, 50 जीएस प्लस करंट प्लस 25 रीजनिंग आते हैं। और लीगल एप्टीट्यूड प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 सवाल यानी 25 सवाल आते हैं, 2-2 नंबर के। इसमें केस स्टडी सर ज़्यादा पूछा जाता है और डायरेक्ट भी 2 से 5 सवाल आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी 8 से 10 सवाल आते हैं। तो जो हमारी बैच चल रही है, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ₹300 का एक बहुत बड़ा ऑफर हम दे रहे हैं आपको। यानी कि अगर आप हमारा ऐप जो यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का है, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का, अगर आप इसको डाउनलोड करते हो, वहां से आप पीजीएटी एलएलबी की बैच ज्वाइन करते हो और अभिनव ABHINAV1 का कूपन कोड अगर आप यूज करते हो, तो आपको 300 का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि मात्र ₹1199 में आप पूरी एलएलबी की तैयारी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, इसमें क्या-क्या मिल रहा है देखिए, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, लास्ट में आपको लाइव भी लेक्चर मिलेंगे, नोट्स भी आपको मिल रहा है, मेंटरशिप भी मिल रही है, पीवाईक्यू भी मिलेगा और मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। तो सारी की सारी चीजें हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो पवन सर अब आगे आपको ज्वाइन करेंगे। अपने विषय में सर कुछ बताने के बाद फिर आज आपका डेमो क्लास से रिकॉर्ड करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभिनव जी ने मेरा परिचय आपसे करा दिया है और आपको अभिनव जी ने बता दिया है कि मैं आपका जो लीगल एप्टीट्यूड का आपके एलएलबी एंट्रेंस में जो सिलेबस है उसको ट्रीट करूंगा। जैसा कि सर ने आपको बताया, अभिनव सर ने, कि आपको ये सिलेबस में टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें 25 जनरल हिंदी, 25 जनरल इंग्लिश, 50 जीएस प्लस करंट, 25 रीजनिंग और फिर 25 लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। लीगल एप्टीट्यूड ही आपका मेन एलएलबी में सिलेक्शन कराता है, आपके स्कोर्स को बढ़ाता है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, उसके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब बच्चा एलएलबी के एंट्रेंस के लिए आता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या लीगल एप्टीट्यूड की होती है, क्योंकि यह उसके सामने पहली बार आता है। और जिस समस्या के समाधान के लिए मैं अभिनव जी के माध्यम से आपके यूनिवर्सिटी एक्सप्रेसवे चैनल पे अब आ चुका हूं, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। आपका जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है लीगल एप्टीट्यूड में, वो क्रमशः हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके लीगल एप्टीट्यूड का जो 25 क्वेश्चन आएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे, जिसको अभिनव जी ने शायद ट्रीट किया है। कुछ क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बताया गया है, कुछ एमसीक्यू कॉन्स्टिट्यूशन में कराया गया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारा आपका कम्युनिकेशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपकी जो प्रॉब्लम होंगे हम आपको सॉल्व करेंगे। आज आज हम आपको बीएनएस और आईपीसी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, वैसे आईपीसी से भी आते हैं, इंडियन पीनल कोड। और यही इंडियन पीनल कोड जो हमारे यहाँ एलएलबी के सिलेबस में प्रिस्क्राइब था, अब उसकी जगह क्या लागू हो गया है? बीएनएस लागू हो गया है, भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया। दोनों चीजें एक ही हैं, बस दोनों में सेक्शन का अंतर है।
तो चाहे इंडियन पिनल कोड हो चाहे बीएनएस हो, दोनों में हमें क्या पढ़ना है? दोनों में हमें क्राइम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्राइम। व्हाट इज क्राइम? अपराध क्या है? तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि क्राइम क्या होता है, अपराध क्या होता है, अपराध के क्या आवश्यक तत्व होते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, हाउ मेनी बेसिक स्टेप्स ऑफ क्राइम। जब तक आप क्राइम समझेंगे नहीं तब तक आप आईपीसी समझेंगे नहीं, बीएनएस समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि आईपीसी और बीएनएस दोनों में हम लोग अपराध क्या है, किसी भी क्राइम के क्या है बेसिक एलिमेंट्स, उसके लिए क्या पनिशमेंट दिया गया है, ये सब चीजें ही इसमें दिया गया है। एज ए एग्जाम्पल जैसे हम आपको बताएं, थेफ्ट एक क्राइम होता है, थेफ्ट चोरी एक क्राइम होता है, थेफ्ट जिसको आप जानते हैं चोरी के नाम से, ठीक है। तो चोरी को इंडियन पिनल कोड के आईपीसी के सेक्शन 378 में इसका डिफिनीशन दिया गया है, इसकी परिभाषा दी गई है और इसके लिए पनिशमेंट जो दिया गया आईपीसी के सेक्शन 379 में दिया गया है, ठीक है। कितना पनिशमेंट दिया गया है? 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। छोटी मोटी वस्तुओं की अगर आप चोरी करते हैं, थेफ्ट करते हैं, या दोनों, 3 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन आर बोथ। तो ये जो चोरी की डिफिनीशन दी गई है आईपीसी में 378 में, अब जब से बीएनएस लागू हुआ है ये कहां चला गया है? ये चला गया है बीएनएस के सेक्शन 303 में। अब चोरी की डिफिनीशन क्या है? अब इसी में सेक्शन 303 में ही इस डिफिनीशन भी दे दिया गया है, पनिशमेंट भी दे दिया गया है, इसी में कई पार्ट कर दिए गए हैं। आईपीसी और बीएनएस में अंतर ये है कि आईपीसी में जो 23 चैप्टर्स थे, 511 सेक्शंस थे, उसमें जो फालतू सेक्शन थे उसको समराइज्ड करके बीएनएस में कम सेक्शन बना दिया गया है। ओके, तो जितने फालतू सेक्शन है उसको एक ही सेक्शन में समाहित कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो क्या है चोरी की डिफिनीशन? चोरी की डिफिनीशन क्या दिया गया है? चोरी की डिफिनीशन दी गई है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की चल संपत्ति को, मूवेबल प्रॉपर्टी को, उसकी सहमत के बिना, विदाउट कॉन्सेंट, बेईमानी पूर्ण आशय से, डिसऑनेस्टली एक स्थान से दूसरे स्थान को हटा देता है, तो वह व्यक्ति क्या करता है? चोरी करता है, थेफ्ट। तो मैंने आपको बताया चोरी की जो डिफिनीशन है उसमें मैंने आपको बताया कि जब कोई व्यक्ति, पहला जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, आवश्यक तत्व है चोरी का, चोरी कौन करेगा? एक व्यक्ति करेगा। ओके, तो जब कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की चल संपत्ति को, चल संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, संपत्ति देखिए दो प्रकार की होती है, एक मूवेबल होती है, एक इमूवेबल होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिस प्रॉपर्टी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सकते हैं उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और इमूवेबल जो स्थिर संपत्ति है, जैसे जमीन, मकान, दुकान, ये सब क्या है? स्थिर प्रॉपर्टी है, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं ले जा सकते हैं। जैसे ये फैन है, जब तक ये फैन इस मकान से जुड़ा हुआ है नट बोल्ट से, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, ये चोरी का आवश्यक तत्व तो नहीं हो सकता है। क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में पूछेगा लीगल एप्टीट्यूड के, कि चोरी का मुख्य आवश्यक तत्व तो क्या है? चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरा बोथ, चौथा नन ऑफ एबव। तो किस पे आप निशान लगाएंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी पे। चोरी का आवश्यक तत्व हमेशा क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती। तो जब कोई एक व्यक्ति, कोई पर्सन किसी अन्य व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी को बेईमानी पूर्ण आशय से, बेईमानी पूर्ण आशय से, इट मीन डिसऑनेस्टली,
आपको चोरी करना है अगर, तो जब तक आप अपने मन में बेईमानीपूर्ण आशय नहीं ले आएंगे तब तक आप चोरी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हम अपने फ्रेंड के थर्मस को इसलिए लेके जाते हैं कि इससे हम पानी पिएंगे और पीने के बाद ले आके कल उसको लौटा देंगे या फिर वहां रख देंगे, तो हमारे मन में बेईमानीपूर्ण आशय नहीं है। लेकिन अपने फ्रेंड के, अपने मित्र के थर्मस को उठा ले जाते हैं अपने मन में डिसऑनेस्टली तरीके से, बेईमानीपूर्ण आशय से कि इसको हम ले जाएंगे, इसको बेच के हम उसके पैसे से पीवीआर में जाके सिनेमा देख लेंगे, उसका हम मिसयूज करेंगे। तो ऐसे इंटेंशन से अगर आप किसी के थर्मस को ले जाते हैं तो आप क्या करते हैं, डिसऑनेस्टली आप उस वस्तु को, मूवेबल प्रॉपर्टी को उठाते हैं। तो जब कोई पर्सन किसी अन्य व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी को बेईमानीपूर्ण आशय से उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से उसकी सहमति के बिना इट मीन्स विदाउट कॉन्सेंट एक स्थान से दूसरे स्थान को हटा देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटा देता है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, चोरी का अपराध करता है, तब वह व्यक्ति चोरी करता है। देखिए थोड़े से एग्जाम्पल में ही मैंने आपके लीगल एप्टीट्यूड में आने वाले कई एमसीक्यू बता दिया। पहला मैंने आपको बताया कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी की किस सेक्शन में चोरी की डिफिनीशन दी गई है, डिफिनीशन ऑफ थेफ्ट दी गई है, सेक्शन 378 में। आईपीसी के किस सेक्शन में पनिशमेंट दिया गया है थेफ्ट के लिए, 379 में। तीसरा आपका एमसीक्यू हो गया, मैक्सिमम सामान्य चोरी के लिए कितना दंड है, अप टू 3 इयर्स पनिशमेंट आर फाइन आर बोथ। फिर अब यही जब से बीएनएस स्टार्ट हो गया तो एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि बीएनएस के किस सेक्शन में चोरी की डिफिनीशन दी गई है। तो 303 के पहले पार्ट में चोरी की डिफिनीशन दी गई है, 303 के दूसरे पार्ट में चोरी के लिए दंड दिया गया है और काफी इसमें चेंजिंग हो किया गया है। तो मैंने एज ए एग्जाम्पल आपके लीगल एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया। चोरी की परिभाषा देके हमने आपको बताया कि आईपीसी में और बीएनएस में हम पढ़ेंगे अपराध क्या है, उसके क्या आवश्यक तथ्य हैं, उसके क्या पनिशमेंट है। तो उसका एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको बताया चोरी के बारे में, ओके, कि चोरी की परिभाषा क्या है, पनिशमेंट क्या है, उसके लिए उसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है। ठीक है, तो हमें आईपीसी में और बीएनएस को कवर इस हिसाब से करना है जो मेन क्राइम है। जैसे आपको, आपके लिए हो गया चोरी, हो गया लूट, हो गया डकैती, हो गया मर्डर, हो गया कल्पेबल होमिसाइड, हो गया आपराधिक मानववध, हो गया हर्ट, हो गया उपहति मतलब सामान्य चोट कारित करना, घोर उपहति मतलब गंभीर चोट कारित करना, ग्रीवियस हर्ट हो गया, फिर एब्डक्शन हो गया, अपहरण हो गया, फिर किडनैपिंग हो गया, व्यपहरण हो गया। तो ऐसे ही कुछ जो मेन क्राइम है उसके क्या आवश्यक तथ्य हैं, उसके लिए क्या पनिशमेंट आईपीसी बीएनएस में दिया गया है, यही सब चीज आपके बीएनएस और आईपीसी को कवर करेगा। ओके, तो हमें आईपीसी में और बीएनएस में क्या पढ़ना है, अपराध क्या है। तो क्या है अपराध, जब कोई एक व्यक्ति अपने मन में धारण किए हुए दुराशय, मेन श्रिया, अपराध क्या है। व्यवहारिक भाषा में हम क्राइम को पढ़ते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति कोई विधि विरुद्ध कार्य करता है, समाज विरोधी कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्राइम कहते हैं। ये व्यवहारिक परिभाषा है। लेकिन एक जो डिफिनीशन आती है वो क्राइम के मेन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनती है।
तो क्या इसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि जो अपराध के मुख्य आवश्यक तत्व हैं वो क्या होगा। अपराध का पहला मुख्य आवश्यक तत्व होता है मानव। कभी भी कोई ह्यूमन बीइंग ही क्राइम करेगा। कौन करेगा? कोई ह्यूमन बीइंग करेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपके लीगल एप्टीट्यूड में कि अपराध का प्रथम आवश्यक तत्व क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम। तो पहला आप लगाएंगे मानव। और इसका जो सेकंड आवश्यक तत्व होता है कि जब कोई एक मानव आपको क्राइम जब करना होगा तो क्राइम करने के लिए आप क्या करेंगे। क्राइम जब आपको करना होगा तो अपने मन में आप उस क्राइम को करने का बुरा आशय ले आएंगे, मेंसरिया ले आएंगे। कभी भी कोई व्यक्ति कोई क्राइम अच्छे आशय से नहीं कर सकता है, गुड फेथ में नहीं कर सकता है। गुड फेथ में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो क्राइम नहीं हो सकता है। क्राइम करने के लिए आपको बुरा आशय ले आना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि अपराध का सबसे महत्वपूर्ण मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, मुख्य आवश्यक तत्व क्या है। तो मुख्य आवश्यक तत्व, दूसरा आवश्यक तत्व होता है दुराशय। इसको क्या बोलते हैं? मेंसरिया। दो क्वेश्चन आपके लीगल एप्टीट्यूड के यहां बनेंगे कि सेकंड आवश्यक तत्व क्या होता है क्राइम का, और दूसरा अपराध का मुख्य आवश्यक तत्व क्या होता है। जब तक आप बुरा आशय ले नहीं आएंगे तब तक क्राइम होगा नहीं। ओके, तो दूसरा आवश्यक तत्व दुराशय। जब कोई एक मानव अपने मन में धारण की हुई दुराशय के अग्रसरण में कोई कार्य या लोप करता है, कोई कार्य या लोप, एक्ट और ओमिशन। हमने एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे क्राइम करना है, मुझे किसी का मर्डर करना है, हत्या करनी है। ठीक है, हत्या की जो परिभाषा है ये आपके आईपीसी के सेक्शन 300 में था। किस सेक्शन में था? सेक्शन 300 में आईपीसी के दिया गया है मर्डर की डिफिनीशन, परिभाषा, और इसके लिए दंड दिया गया है सेक्शन 302 में। क्या दिया गया है दंड? फांसी या आजीवन कारावास। मर्डर के लिए कितना दंड दिया गया? या तो फांसी या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ये आईपीसी में मर्डर के लिए दंड दिया गया है। लेकिन भारत में जो फांसी होता है वो रेयर एंड रेयरर केस में होता है। तो पहला अपराध का आवश्यक तत्व हो गया मानव, ह्यूमन बीइंग, दूसरा दुराशय और तीसरा कार्य आलोप। मैं बता रहा था आपको कि मान लीजिए हमें मर्डर अगर किसी को करना होगा तो मर्डर करने का हम बुरा आशय जब अपने मन में ले आएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम मर्डर करने के लिए कोई काम करेंगे, गोली चलाएंगे पिस्टल से या डंडे से मारेंगे, चक्कू से मारेंगे, तलवार से मारेंगे, ईंटे से उसको कूच देंगे, कोई कार्य करेंगे। ओके, तो तीसरा इसका अपराध का आवश्यक तत्व होता है कार्य, एक्ट और ओमिशन। देखिए क्राइम कार्य से भी होता है और क्राइम लोप से भी होता है, ओमिशन से भी होता है। अब आप कहेंगे लोप किस चिड़िया का नाम है? आपके लीगल एप्टीट्यूड में पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमिशन। इट मींस कि लोप से क्या तात्पर्य होता है? लोप से तात्पर्य होता है कि जिस कार्य को करने की आपकी लीगल ड्यूटी है, अगर आप उस कार्य को नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं? उस कार्य को करने का लोप करते, ओमिशन करते हैं। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई बच्चा पैदा होता है, नवजात बच्चा पैदा होता है, तो वहां पे नर्स की ड्यूटी है कि बच्चे का केयर करे और उसे 10-10 मिनट पे रुई से या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट से, मुलायम इंस्ट्रूमेंट से उसे दूध चटाए। लेकिन वो नर्स उस परिवार के विरोधी से मिली हुई है और वो नर्स क्या करती है कि जो दूध देने की उसकी ड्यूटी है, दूध चटाने की ड्यूटी है, उसके केयर करने की ड्यूटी है, वो लीगल ड्यूटी ना करके उस लीगल ड्यूटी को करने का लोप करती है, नहीं करती है। अर्थात जिस कार्य को करने की उसकी लीगल ड्यूटी अगर वो उसको नहीं करती है तो उस कार्य को करने का क्या करती है? लोप करती है। तो हमें किसी का हत्या करना है तो हम या तो काम करेंगे, एक्ट करेंगे, कोई भी वर्क करेंगे, पिस्टल चलाएंगे, डंडा चलाएंगे, गोली चलाएंगे, या तो जिस कार्य को करने की हमारी लीगल ड्यूटी है उस कार्य को करने का हम लोप करेंगे। तो क्राइम कार्य से भी होता है
और क्राइम लोप से भी होता है, ओमिशन से भी होता है। तो अपराध का तीसरा आवश्यक तत्व है क्या है? कार्यालोप। तो जब कोई एक ह्यूमन बीइंग अपने मन में धारण किए हुए मेंसरिया दुराशय के अग्रसरण में कोई कार्यालोप अर्थात एक्ट और ओमिशन करता है और उससे उस अन्य व्यक्ति को क्षति कारित होती है, किसी भी प्रकार की इंजरी कारित होती है, तो वह व्यक्ति क्या करता है? अपराध करता है। क्षति किसी भी प्रकार की हो सकती है, बॉडीली, शारीरिक, मानसिक, सांपत्तिक, किसी भी प्रकार की क्षति हो सकती है, मानसिक क्षति, किसी भी प्रकार की क्षति हो सकती है। तो जब कोई एक मानव, देखिए इन्हीं 4 इंग्रेडिएंट से अपराध की लीगल डिफिनीशन का कंपोजिशन होता है। क्या है? जब कोई एक मानव अपने मन में धारण की दुराशय में क्रिया के अग्रसरण में कोई कार्य आलोप करता है और उस कार्य आलोप से किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति कारित कर होती है, तो वह व्यक्ति क्या करता है? अपराध करता है। ओके, तो आपके लीगल एप्टीट्यूड में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ क्राइम? अपराध से क्या तात्पर्य है? व्यवहारिक परिभाषा भी पूछा जा सकता है। व्यवहारिक परिभाषा में आप किस ऑप्शन पर निशान लगाएंगे कि जब कोई व्यक्ति कोई भी समाज विरोधी कार्य करता है या किसी भी विधि के अगेंस्ट में काम करता है तो वह क्राइम करता है, या जब कोई एक मानव अपने मन में धारण किए हुए दुराशय के अग्रसरण, दुराशय मतलब मेंसरिया, बुरा आशय के अग्रसरण में कोई कार्य आलोप करता है, उस कार्य आलोप से उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की क्षति, चाहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सांपत्तिक, किसी प्रकार की क्षति कारित होती है, तो वह व्यक्ति क्या करता है? अपराध करता है। आपके लीगल एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा अपराध का फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स क्या है? प्रथम आवश्यक तत्व क्या है? मानव। अपराध का द्वितीय, सेकंड मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? मेंसरिया। अपराध का थर्ड मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? एक्ट और ओमिशन। अपराध का फोर्थ इंग्रेडिएंट्स क्या है? क्षति अर्थात इंजरी। ऐसे ही आपके लीगल एप्टीट्यूड से बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं। जब तक आप बेसिक जानोगे नहीं तब तक आप आगे के जो अन्य भी क्राइम है आप उसको समझोगे नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि अपराध क्या है, व्हाट इज द क्राइम, व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम, और यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको ये भी बताया। अब देखिए हम आपको बताते हैं अपराध के मुख्य चरण। बेसिक स्टेप्स ऑफ क्राइम। अपराध के 4 चरण होते हैं। वी हैव 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ क्राइम। यहां भी आपके लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछने ही पूछने, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी भी ह्यूमन बीइंग को कोई क्राइम करना होगा तो वो पहले चरण में क्या करेगा? अपने मन में उस अपराध को करने का बुरा आशय ले आएगा। ओके, तो पहले चरण में फर्स्ट बेसिक स्टेप जो होता है क्राइम का वो होता है मेंस रिया, दुराशय धारण करना। ओके, सेकेंड जो होता है स्टेप, सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे? आप खुद बताइए, अब आपको तय करना है। आपने मेंसरिया धारण किया कि हमें हमें लूट करना है, कहीं जाके हमें लूट कारित करना है, लूट का अपराध करना है, तो आप क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में लूट को करने का क्या करेंगे? आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए क्या करेंगे? आप लूट को करने की आप तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन। क्या क्या तैयारी करेंगे? कितने समय हम जाएंगे लूट करने के लिए? सतर्कता से कॉन्शियस होकर आप जाएंगे कि उस समय घर में कोई ना रहे या लोग सोए रहे। फिर लूट करके हम वहां से कैसे भागेंगे? किस एकोमोडेशन से भागेंगे? फिर वहां हम एविडेंस कैसे मिटाएंगे? अगर लूट करके
हम भागने का प्रयास करते हैं, पकड़े गए तो हमारी जमानत कौन वकील कराएगा, ये सब आप क्या करेंगे। अर्थात कोई भी क्रिमिनल जो होता है, कोई क्राइम करता है तो क्राइम करने का जब वो मेंसरिया अपने मन में ले आता है कि हमें ये क्राइम करना है, तो उसको करने के सेकेंड स्टेप में क्या करता है, वो तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है। जब उसकी तैयारी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है, एज ए एग्जाम्पल देखिए, इस महाशय को क्राइम करना है, इन्होंने मेंसरिया धारण कर लिया, फिर मेंसरिया की हमें लूट करनी है, तो लूट कारित करने की इन्होंने क्या किया, तैयारी किया, प्रिपरेशन किया। ठीक है, तैयारी इनकी यहां पूरी हो गई, इनकी तैयारी यहां पूरी हो गई, ये पूरा प्रिपरेशन कर लिए कि कितने बजे हम जाएंगे, कितने बजे ताला तोड़ेंगे, किस कारपेंटर को बुलाएंगे ताला तोड़ने के लिए, वहां से हम कैसे भागेंगे, किस एकोमोडेशन से जाएंगे, कैसे हम वहां एविडेंस मिटाएंगे, पकड़े जाएंगे तो कौन हमारा वकील, कौन एडवोकेट हमारी जमानत कराएगा, सेटिंग सब प्रिपरेशन कर लिए यहाँ। तो फर्स्ट स्टेप में आप उसको, उस क्राइम को करने का बुरा आशय, यही अपराध का मुख्य आवश्यक तत्व है, दुराशय को ले आए। सेकेंड स्टेप में जिस क्राइम को करने का आप बुरा आशय धारण किए, उसकी तैयारी किए, और जो ही आपकी तैयारी पूरी हो गई, थर्ड स्टेप जो ही आगे बढ़े, आपका अटेम्प्ट स्टार्ट हो गया। कोई दुनिया में कोई भी काम बिना प्रयत्न के नहीं होता है, वो आपका प्रयास अगर सफल हो गया तो वो आपका क्राइम हो गया, या जिस भी काम को कार्य करने के आप सिद्धि किए हुए, वो प्रयास से ही स्टार्ट होता है। आप एलएलबी एंट्रेंस बिट करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपका एलएलबी में एडमिशन हो जाए, तो आप रोज कुछ न कुछ क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। रोज आप मैथ, रीजनिंग, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी, थोड़ा आप जो आपका सब्जेक्ट है, थोड़ा थोड़ा आप प्रयत्न कर रहे हैं रोज एलएलबी एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। तो जो ही तैयारी पूरी होती है किसी क्रिमिनल की, जो ही आप तैयारी पूरी करने के बाद वो आगे बढ़ता है, प्रयत्न स्टार्ट हो जाता है, और जो ही उसका प्रयत्न सफल हो जाता है, तो लास्ट स्टेप में अपराध की पूर्णता हो जाती है। फुलफिलमेंट ऑफ क्राइम, फुलफिलमेंट ऑफ क्राइम। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, दुराशय धारण करना, एब्जॉर्बिंग मेंसरिया, दूसरा तैयारी। थर्ड स्टेप क्या हो गया, अटेम्प्ट, प्रयत्न, और फोर्थ स्टेप में फुलफिलमेंट ऑफ क्राइम। फोर्थ स्टेप क्या हो गया आपका, फुलफिलमेंट ऑफ क्राइम, अर्थात अपराध की पूर्णता। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपके एग्जाम में, लीगल एप्टीट्यूड में पूछेगा, अपराध के कितने चरण होते हैं। वी हैव 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ क्राइम, दे देगा ऐसे ही ऑप्शनल, 4 3 2, किस पे निशान लगाएंगे, 4 पे। पूछेगा अपराध का जो प्रथम चरण है, मुख्य चरण है, वो क्या है। प्रथम चरण एब्जॉर्बिंग मेंसरिया, दुराशय धारण करना। सेकंड स्टेप क्या होता है, तैयारी करना। तीसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, प्रयत्न, और जो ही आपका प्रयत्न पूरा हो गया, उस अपराध की पूर्णता हो गई, अर्थात फुलफिलमेंट ऑफ क्राइम हो गया, अर्थात वह अपराध पूरा हो गया। आपने गोली चलाया, किसी का मर्डर करने के लिए गोली चलाया, गोली लगी नहीं, कान के बगल से निकल गई, तो आप किसके लिए दंडित होंगे, हत्या के प्रयत्न के लिए। और गोली लग गई तो किसके लिए दंडित होंगे, गोली लग गई तो हत्या, मर्डर के लिए दंडित होंगे। हत्या के प्रयत्न के लिए दंड है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना आईपीसी में, लेकिन हत्या के लिए क्या है, फांसी या आजीवन कारावास और जुर्माना। तो फर्स्ट स्टेप में जो आपका मेंसरिया धारण करना होता है, ये कभी भी पनिशेबल नहीं होता, ये कभी भी दंडनीय नहीं होता है, ये कभी भी दंडनीय नहीं होता है। आप अपने मन में कुछ भी सोचते रहिए, किसी भी क्राइम को करने का, ये दंडनीय नहीं होता है। लेकिन जो सेकेंड स्टेप है, प्रिपरेशन, तैयारी करना,
ये आपके समझने योग्य है। प्रिपरेशन प्रायः सभी अपराधों की तैयारी दंडनीय नहीं होती है। आपको किसी की हत्या करनी है, आप वेपन जुटा रहे हैं, पिस्टल खरीद रहे हैं, बम गोला सब खरीद रहे हैं, ये दंडनीय नहीं है। लेकिन हमारे आईपीसी में और बीएनएस में कुछ अपराधों की तैयारी को भी दंडनीय बनाया गया है। ठीक है, कुछ अपराधों की तैयारी को भी दंडनीय बनाया गया है। ओके, जैसे डकैती करने की तैयारी, जैसे डकैती करने की तैयारी। ठीक है, ये आईपीसी के सेक्शन 399 में डकैती करने की तैयारी को भी दंडनीय बनाया गया है। भारत देश के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी। ओके, अगर आप अपने ही देश के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करते हैं, सेक्शन 122 आईपीसी भारत देश के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी। तो जो सेकेंड स्टेप है, सामान्यतः सभी अपराधों की तैयारी प्रिपरेशन दंडनीय नहीं होता है, लेकिन कुछ अपराधों की तैयारी भी दंडनीय होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डकैती करने की तैयारी को आईपीसी के सेक्शन 399 में दंडनीय बनाया गया है, और भारत देश के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी को सेक्शन 122 में दंडनीय बनाया गया है। और जो थर्ड स्टेप है प्रयत्न, वो किसी भी अपराध को करने का प्रयत्न हमेशा दंडनीय होता है। मैंने एज एग्जांपल आपको बताया कि हत्या करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, किसी की हत्या करने के लिए गोली चलाते हैं, गोली नहीं लगी तो हत्या के प्रयत्न के लिए, और गोली लग गई तो हत्या के लिए। तो किसी भी अपराध का प्रयत्न जो अटेम्प्ट होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आप दंडनीय होंगे। किसी भी अपराध का प्रयत्न हमेशा दंडनीय होता है। और चौथा, अपराध की पूर्णता, वो प्रयत्न सफल हो गया अर्थात वह अपराध हो गया। आप चोरी करने के लिए गए, आप चोरी करने के लिए किसी के घर में घुसे, वहां से बक्सा उठा के ले आए। ठीक है, बक्सा उठा के ले आए और उस बक्से को खोले आप, उस बक्से में कुछ नहीं है, कुछ नहीं पाया, और बक्सा भी आप वहां छोड़ के चले गए, उस बक्से को भी लेके नहीं गए, तो आप चोरी के प्रयत्न के लिए दंडनीय होंगे, न कि चोरी के लिए, क्योंकि आपका जो प्रयास था वो सफल नहीं हुआ। आप किसी के पैकेट में हाथ डालते हैं पैसा चुराने के लिए आप, लेकिन उसके पैकेट से आपको कुछ नहीं मिलता है, आप सफल नहीं हुए, तो आप चोरी के लिए नहीं बल्कि चोरी के प्रयत्न के लिए दंडनीय होंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया वी हैव 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ क्राइम। ओके, कौन कौन सा? पहला एब्जॉर्बिंग मेंस रिया, सेकेंड प्रिपरेशन अटेम्प्ट, और चौथा अपराध की पूर्णता फुलफिलमेंट ऑफ क्राइम। ओके, तो आपके लीगल एप्टीट्यूड में कॉन्स्टिट्यूशन के और आईपीसी बीएनएस दंड संहिता से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा थोड़े मोड़े कॉन्ट्रैक्ट से, थोड़ा टार्ट से, थोड़ा हिंदू लॉ से, थोड़ा मुस्लिम लॉ से, इस तरीके से थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस से, थोड़ा इंटरनेशनल लॉ से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ही रहते हैं, संविधान से और दंड संहिता से ही रहते हैं, या सीआरपीसी बीएनएसएस से रहते हैं। ओके, तो यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस वे के प्लेटफॉर्म पे मैं आपके लीगल एप्टीट्यूड की समस्या को समाधान करने के लिए आया हुआ हूं, और मैंने आज आपकी समस्या के समाधान के लिए पहला स्टेप स्टार्ट भी कर दिया है। मैंने आपको बताया कि आपके लीगल एप्टीट्यूड में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। आपके लीगल एप्टीट्यूड में मेन कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी बीएनएस से ही क्वेश्चन आएंगे, जिसको मैंने आज स्टार्ट किया कि हमें बीएनएस और आईपीसी में क्या पढ़ना है।
तो हम बीएनएस और आईपीसी में अपराध, विभिन्न अपराधों की परिभाषा, उसके क्या आवश्यक तत्व हैं, उसके लिए क्या दंड है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, इसके अलावा कुछ बेसिक अन्य क्वेश्चन भी आपके आईपीसी से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, एटीन 1860, ठीक है। इंडियन पीनल कोड 1860। इंडियन पीनल कोड में कुल कितने चैप्टर हैं? 23 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय। कुल कितने सेक्शन हैं? 511 सेक्शंस हैं। इंडियन पीनल कोड जो है, इसका अधिनियमन कब हुआ था? कब हुआ था अधिनियमन? अधिनियमन का मतलब है कि कब कानून का रूप लिया था। जब आईपीसी बना था तो उस समय भारत एक औपनिवेशिक राष्ट्र था और हम अंग्रेजों के औपनिवेशिक राष्ट्र थे, हम अंग्रेजों के अधीन थे। उस समय जो भी एक्ट बनता था उस पर गवर्नर जनरल की अनुमति मिलती थी। तो दो तरीके से यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गवर्नर जनरल की अनुमति आईपीसी पे कब मिली थी? तो 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल की अनुमति मिली थी आईपीसी पे, अर्थात यह एक्टेड हुआ था, अधिनियमित हुआ था। यह एक्ट का रूप कब लिया एक्ट का रूप? तो 6 अक्टूबर 1860 को यह अधिनियमित हुआ था। और मेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब से लागू हुआ था? ये कब से लागू हुआ था? ये 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। देखिए, 60 में अधिनियमित बना, अधिनियमित हुआ, अर्थात गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को मिली, लेकिन लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1 जनवरी 1862 से। तो ये आपके लीगल एप्टीट्यूड में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कब से आईपीसी लागू हुआ? तो 1 जनवरी सन 1862 से आईपीसी लागू हुआ। ठीक है। अब यही आईपीसी जो है अब बीएनएस के रूप में आ गया है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीएनएस कब लागू हुआ? बीएनएस लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से बीएनएस लागू हुआ है। ठीक है, कब लागू हुआ? 1 जुलाई सन 2024 से बीएनएस लागू हुआ है। कब बना था ये? इस तरीके से यहां से क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। ठीक है, बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं? तो बीएनएस में अब कुल 358 धाराएं हो गई हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि लीगल एप्टीट्यूड में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। और आज हमारी लगभग एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जैसा कि अभिनव जी ने हमारा आपसे परिचय कराया। आपके लीगल एप्टीट्यूड के समस्या का हम धीरे धीरे समाधान करेंगे। आज मैंने आपको बताया कि आईपीसी क्या है, बीएनएस क्या है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, बेसिक एलिमेंट्स क्या क्राइम के हैं और बेसिक स्टेप्स क्या क्राइम के हैं। एज ए एग्जाम्पल मैंने आपको थेफ्ट का एग्जाम्पल दे के बताया भी। ठीक है, तो आपके प्लेटफॉर्म पे हम अब डेली आपसे आपकी मुलाकात होगी और डेली हम आपके लीगल एप्टीट्यूड में जो भी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, जहां से क्वेश्चन आने हैं, दिन प्रतिदिन हम चर्चा करेंगे और आपसे हमारा कम्युनिकेशन भी होगा। आपकी जो समस्या होगी उसका हम समाधान करेंगे। चलिए फिर कल इसी टाइम आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, धन्यवाद।